ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आपको कुछ गलती से याद आ रहा हो ऐसा, तो अपन ने ना प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं वो अपन ने देख लिए थे। ठीक है, तो यस अब वो मैम। स्टार्ट है ना, अब वो स्टार्ट करने से अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना बेटा, वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखो, आपको वैसे तो पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है ना, सेल वॉल क्या होती है ना, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, आपको सब पता है, आपने 8th 9th में सब पढ़ा है। बट फिर भी आज अपन उसको थोड़ा थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करते हैं कि उसको कुछ छूटना नहीं चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि अपने दे रखा है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखो, एक सबसे पहले जो कोई भी लिविंग सेल होता है, कोई भी एक लिविंग सेल है, उसकी कवरिंग होती है। कैसी होती है? थिन होती है बेटा, ये ट्रांसपेरेंट होती है ना। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंटली बेटा ये होती है सेमी परमिएबल। कैसी होती है ये? सेमी परमिएबल होती है, कि आधी चीजों को ही अंदर आने देती है और आधी चीजों को ही बाहर आने देती है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका एक और नाम है प्लाज्मा लेमा। क्या नाम है बेटा? प्लाज्मा लेमा। तो अगर आपको कहीं प्लाज्मा लेमा लिखा दिख रहा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का है आपको। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से आया सेल मेम्ब्रेन, हमें कैसे पता पड़ा कि सेल मेम्ब्रेन जैसा भी कुछ होता है। तो एक 1950 में इसका क्या हुआ, डिस्कवरी होना शुरू हुआ। तो वहां पे उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी करना शुरू किया सेल मेम्ब्रेन का। और ये जो डिटेल में स्टडी हुआ था फर्स्ट, वो हुआ था आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसके ऊपर देखा और इसी के ऊपर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इनको दिखा था। ठीक है, और इन्होंने क्या कंक्लूड किया साइंटिस्ट ने, कि जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी पे, वो किससे मिलके बनी होती है? लिपिड से मिलके बनी होती है। और कैसी होती है ये? बाइलेयर्ड, यानी कि डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? डबल लेयर होती है, जिसके अंदर बीच में विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन दैट, जिसके बीच में ना देखो लिपिड की बनी हुई है लेयर, जिसके बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बीड हो रखे हैं, घुस रखे हैं। ठीक है, अब वो कैसे घुस रखे हैं, क्या हो रखा है, वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो लिपिड है बेटा, लिपिड कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिपिड है जिसकी वो बनी होती है कोलेस्ट्रॉल। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। साथ में एक फॉस्फो लिपिड भी होता है। क्या होता है बेटा? लिपिड एक कंपोनेंट है ना? क्या बेटा? लिपिड एक कंपोनेंट है ना? हाँ, ये अभी आप ना, आपके चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर लिपिड भी अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये लिपिड कैसा होता है, किससे मिलके बना होता है। आप ऑयल्स, घी, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हो ना, तो ये मिलके कैसे लिपिड बनाता है वो अपन बात करेंगे। अपन बोलते हैं घी मत खाओ कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल भी आखिर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड भी आखिर क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। आपके चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसके अंदर। ठीक है, यस मैम। तो देखो, ये लिपिड हमारी लेयर है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देती हूँ डायग्राम में। इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है। देखो, डबल लेयर लिपिड बाई लेयर दिख रही है, ये आपका जो लेयर है, ऐसा आपका लेयर होता है लिपिड का बना हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है, दो हेड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, वाटर लविंग। और एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो वाटर हेटिंग, जिसको वाटर पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोलर पोलर एंड जो होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, वो बाहर की तरफ फेस करता है। किसकी तरफ? बाहर की तरफ। ये वाला जो एंड है ना बेटा, ये वाला है ना जो बाहर की तरफ है, दिस इज हाइड्रो, एक सेकेंड, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और जो अंदर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। वाटर लविंग नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ नहीं है,
क्योंकि वाटर को भी पसंद नहीं करेगा, तो अंदर की तरफ रहता है। ये है टेल पार्ट, अंदर वाला, ठीक है बच्चा, और ये बाहर वाला है हेड पार्ट, ठीक है। लिपिड बायर लेयर है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस पूरी लेयर के अंदर आप देखोगे बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स है। क्या है बेटा, कुछ प्रोटीन्स है। तो अब आप देखो, प्रोटीन यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक है इंटीग्रल प्रोटीन और एक है प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, बस ऐसे ही ये वाला है ना, ये बाहर की तरफ आपको दिख रहा है और इस तरीके का। तो यहाँ पे जो ये प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, पेरीफेरल, जो पेरीफ्री पे प्रेजेंट है। और इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरी लेयर से पास ऑन हो रहा है। तो अब इसके अलग अलग काम है। जैसे ये जो प्रोटीन है, इसके थ्रू क्या होता है, जो भी चीजें अंदर बाहर आना होती है ना, जैसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चीज बाहर आएगी जाएगी, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है जो चीजें है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इसी की वजह से होती है। यही कुछ पोल होते हैं, ओपन होता है, प्रोटीन पंप होता है एक्चुअली बेटा। क्या होता है ये, प्रोटीन पंप होते हैं जिसके थ्रू कोई भी चीज अंदर और बाहर आती है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन का ये काम है। तो ये आपको समझ आया कि ये कैसा है। तो ये वाला जो मॉडल मैंने आपको दिखाया है ना, इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं, देखो ये लिखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, इसी को माना जाता है। और ये दिया गया था, हमारे एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे दो, सिंगर एंड निकोलसन। कौन थे, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। उन्होंने 1972 में, इन 1972 में ये स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी। और इन्होंने बोला था ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा है, क्वासी फ्लूइड, मतलब वैसे वो जो नहीं होता जेली जैसा, तो ये क्वासी फ्लूइड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बाइलेयर है लिपिड की, बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है। और ये साथ में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये किस में हेल्प करती है, कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है, सिक्रीशन में हेल्प करती है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है। एंडोसाइटोसिस होता है कोई भी चीज को एनगल्फ करना, अंदर की तरफ ले लेना। तो ये भी अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। क्लियर ना, यस मैम। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे प्रोटीन से हमारी चीजें अंदर आएगी बाहर जाएगी। तो ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको बताने जा रही हूँ। देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कि किस तरीके से अंदर और बाहर आ जाती हैं चीजें, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, पहला होता है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आना है तो वो पैसिवली, बिना किसी एनर्जी को यूज किए अपने आप आ जाएगी, यानी कि डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। उनको एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है यस। नहीं, हाँ। देखो कोई भी चीज जैसे है, कोई भी चीज की कैपेसिटी होती है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे कोई वो मॉलिक्यूल्स हो या कुछ भी हो, वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रेवल करती है। कोई सब्सटेंस जैसे लेट से मानो आज मेरे पास, जैसे आपने वो सैंड वाला भी देखा होगा, ऐसे आपने सैंड वो देखा है, वॉच आर, जिसके अंदर का सैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो हाई से धीरे धीरे लो है, एक वो है। अगर अपन डिफ्यूजन की बात करें, मेरे पास अगर आज यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो यहाँ पे जहाँ पे कम है वहां पे आएंगे,
और इक्वली अपने आप को बैलेंस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अभी आप 11th में हो, आपको बहुत डिटेल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट केमिस्ट्री में ना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया सिंपल डिफ्यूजन, जो मैंने बताया कि कोई भी मेम्ब्रेन है उससे इजीली अपने पास ऑन हो जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू सब आपके सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट है, दिस सॉल्यूट विल पास, ठीक है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, फिर एक बात आती है ऑस्मोसिस। ये भी अपन है ना बहुत डिटेल में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि प्रेशर अप्लाई करने पे होता है। एक होता है करियर प्रोटीन के अराउंड हम मूव करवाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको जो प्रोटीन बताया उसके अंदर क्या होता है कि फैसिलिटेटेड मूवमेंट होता है। अब मैम ये फैसिलिटेटेड मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी बस इतना सा देख लो, पैसिव होता है, सिंपल होता है, ऑस्मोसिस होता है, कैरियर प्रोटीन होता है और एक्टिव होता है। ये सारे इसी के थ्रू हो रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं। और ये कैसे होते हैं, पैसिव, सिंपल, ऑस्मोसिस, एक्टिव, ये पूरा डिटेल में आपके आगे चैप्टर में है। ठीक है मैम। अभी बस आपको बस मुझे बताना था कि जब वो आगे आए तब आपको ये वाली चीज रिकॉल करनी है, ओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे ये पास ऑन होते हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं अभी इसके अंदर। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ केन्ना। यस मैम। बेटा आप सारे के सारे इतने शांत क्यों बैठे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, क्या बात हो गई? रीवा, बेटा कल कहाँ थे अपन? मैम वो नेट खत्म हो गया था। चलो, सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल सेल वॉल। वॉल। आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल, ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। पर क्या ये सेल वॉल सब में पाया जाता है? नो मैम। नहीं। नो मैम। ये किसमें पाया जाता है सिर्फ? प्लांट सेल। एनिमल्स में पाया जाता है, हाँ सॉरी, प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल प्लांट्स, फंजाई। वेरी गुड। प्लांट्स और फंगाई में पाया जाता है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। एक होता है इसका मिडिल लेमेला, ठीक है, मिडिल लेमेला होता है, प्राइमरी वॉल होती है और एक होती है सेकेंडरी वॉल। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको इसके अंदर याद नहीं रखना है। ठीक है, यस मैम। अब ना कि बेटा सेल वॉल ना हर मतलब इसमें ना डिपेंड करता है, जैसे अलग अलग के अंदर, जैसे प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंगाई में प्रेजेंट है, तो ये हर चीज से अलग अलग चीजों से मिलके बना होता है। जैसे एल्गी है, एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? गैलेक्टेंस, मैनन्स, सेल्यूलोज, है ना, मिनरल्स, इन सारी चीजों से मिलके बनी होती है। वही प्लांट्स की जो सेल वॉल है, प्लांट की, वो किससे मिलके बनी होती है हमारे, कोई मुझे बताएगा? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सेल्यूलोज, हेमी पैक्टिन, सेल्यूलोज। प्रोटीन, पैक्टिन प्रोटीन। ठीक है, फंगल, फंगाई की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? काइटिन, किससे?
काइटिन। काइटिन। सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो आप देखते ही समझ गए होंगे, जिसके अंदर 4 हमारे ऑर्गेनली आते हैं और जिनका फंक्शन बिल्कुल फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड रहता है कि मिल के ये एक साथ काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं, कोई मुझे बता सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus। वेरी गुड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम या वैक्यूल। वैक्यूल्स। ठीक है, तो अब ना बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनका आपको जैसे कि बताऊंगी कि यार इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब बेटा सबसे पहले इनका जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा होगा? एनीवन? डायनामिक। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होगा। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ पड़ा बात? फिर उसके बाद इसके अंदर ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ पड़ा बात? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, उसके अंदर राइबोसोम, उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो स्मूथ होता है। और अगर मैं बात करूं बेटा इसके फंक्शन की, किसका फंक्शन कैसा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करवाते हैं बेटा? ये करवाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करवाएंगे? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा? यस मैम। यस मैम। और वहीं दूसरी तरफ हमारे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे सिंथेसाइज करवाते हैं लिपिड। क्या करवाते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या खत्म? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा देख भी ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर आ रही हो, ये रहा, ये रहा। तो इसके अंदर आप देख रहे हो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर वाले, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सॉफ्ट सॉफ्ट वाले जिसपे ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये है हमारे क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ वाले हमारे लिपिड बनाएंगे और रफ वाले हमारे प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गोल्गी अपैरेटस, यहाँ पे आपको गोल्गी अपैरेटस दिख रहा है कहीं? ये इसके बगल में ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज गोल्गी अपैरेटस। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा है? फ्लैट है, डिस्क है। तो इसके ऊपर ये जो ऐसे करके अरेंज है ना, इसको हम बोलते हैं ऐसे करके सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। अभी मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड इज गोल्गी अपैरेटस। तो अब ना ये कैसा होता है? सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, फ्लैट होता है, डिस्क शेप होता है। ठीक है, साथ में इसमें पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्ड होते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है, और इसके अंदर ना 2 फेज होते हैं, फेस चेहरे। एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। इसके अंदर ये होता है फॉर्मिंग फेज और ये होता है मेच्योरेशन फेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिस फेज एंड ट्रांस फेज? कोई मुझे बता सकता है?
बेटा देखो यहाँ पे ना ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं पैकेजिंग एंड सिक्रीशन का। किसको पैक करते हैं, ये कोई एक सब्सटेंस है जिसको पैक करेंगे और सिक्रीट करेंगे। वो किसको करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये इन दोनों को पैक करते हैं और सिक्रीट करते हैं। तो वो जो जो फेस है जहां पे ये बनते हैं उसको हम बोलते हैं सिस फेस, और जहां से ये मिच्योर होके सिक्रीट होते हैं उस फेस को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। इज दैट क्लियर? यस मैम। अभी लिपिड वाला कहानी समझ आ गया। अब हमारा तीसरा जो आता है वो है लाइजोसोम्स। क्या है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। व्हाट यू मीन बाय सुसाइडल बैग, इसके अंदर क्या आके सुसाइड कर रहा होगा? सेल सेल सुसाइड। ओके यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटे छोटे रेड रेड, दिस वन, बेटा दिस इज लाइजोसोम, ये रहा लाइजोसोम है ना, दीज आर लाइजोसोम, ऐसे होते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ, लाइजोसोम क्या होते हैं कैसे नहीं। सबसे पहले सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर इसके अंदर प्राइमरी लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम्स किसको पता है क्या होता है? लाइसोजाइम्स एनीवन? पता होगा यार आपको, लाइसोजाइम्स तो अपन बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लाइसोजाइम, जाइम मतलब होता है तोड़ना। अब किसको तोड़ रहे हैं, कुछ आइडिया? मैम बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो लाइसोजाइम सबसे पहले तो एक एंजाइम है, देखो जाइम जाइम, ठीक है, एंजाइम है। अब ये बेटा क्या करते हैं, ये तोड़ते हैं चीजों को, ठीक है, चीजों को तोड़ रहे हैं। अब वो किसको तोड़ेंगे, जैसा कि आपने बोला कि मैम प्रोटीन, बेटा कोई भी चीज जैसे प्रोटीन हो गया उसको तोड़ना है तो लाइसोजाइम उस पर जाके एक्ट करेगा, एंजाइम है, और उसको तोड़ने में हेल्प करवाएगा, दैट्स इट। तो लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, these are lysozymes, primary lysozymes और secondary lysozymes. Is that clear? यस मैम। यस। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो देखो क्योंकि अब इसके अंदर हमारे हाइड्रोलिटिक प्रॉपर्टी है, किसी चीज को तोड़ने की प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। किसका, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये लाइसोजाइम ही एक्ट करेंगे ना बेटा, है ना, तोड़ने का यही काम करेंगे। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट जैसे अभी आपने बोला है ना, तो इन सब के ऊपर लाइसोजाइम एक्ट करेगा, विच इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तोड़ने का काम करेगा, और दैट्स हाउ दे एक्ट एज सुसाइडल बैग। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं हमारे वैक्यूल्स। क्या आते हैं, वैक्यूल्स। कहाँ दिख रहे हैं आपको वैक्यूल्स? वैक्यूल्स ये रहा ब्लू वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द वैक्यूल, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक है, इसके अंदर बीच में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, देखो बाउंड सेक इन
इसके अंदर हमारे बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर था उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और उस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, विच कंटेन वाटर, क्या है, वाटर प्रेजेंट है, सेप प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट है। मैम सेट क्या होता है? बताओ क्या होगा सेप, गुड क्वेश्चन, किससे पूछा ये? रानी। मैम बोलो बोलो। देखो जैसे अपने अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो कभी कभार आप उसको वेस्क्यूलर, जैसे वेस्क्यूलर बंडल की बात करी, अगर उसको हम खोलेंगे तो वो जो बेटा फ्लूइड जो है, फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है ना, जिसके अंदर सारी डिजोल्व शुगर होगी, सारा मटेरियल जो होगा, जो मिनरल्स होंगे जो ट्रांसपोर्ट होने हैं, दैट इज सेप। ठीक है, ओके मैम। किसने क्वेश्चन किसने पूछा था ये? नाम बोलो, नाम। रानी। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्लियर है सबको? यस मैम। इसका फंक्शन यस क्या मैम। होगा? यार देखो, टोनोप्लास्ट मतलब हमारे प्लांट्स में भी अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वहां पे प्रेजेंट होके कर क्या रहे हैं? अगर मैंने आपको बताया तो ये हमारे करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? कि मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछोगे तो मतलब कोई भी चीज होती है जिसका ना प्रेशर, अगर किसी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो एक प्रेशर बना रहता है जिसकी वजह से उसका शेप बना रहता है ना? तो ऑस्मो रेगुलेशन, कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बना रहे उसके अंदर, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड एक्सक्रीशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब ये जो वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्ट करते एक्सक्रीट भी करता है। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा कैसे एक्सक्रीट करता है, वो अपने वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर एक्सक्रीट करता है। ठीक है, और साथ ही एनगल्फ करने का भी काम करते हैं। जैसे फूड पार्टिकल्स है तो अगर उसको कुछ खाना है तो वैक्यूल की मदद से वो एनगल्फ करता है, जैसे प्रोटिस्ट हो गए, प्रोटिस्ट। समझ पड़ा बात? ये चैप्टर तो आखिर आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है आपको ये पढ़ते पढ़ते एकदम नींद सा नहीं आ रहा? यस मैम। बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया, बच्चों वाला चल रहा है, लेम चल रहा है, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सीखने का ही नहीं है यार, कि आप क्या नया सीखोगे याद करने का। ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, इवन ये मानो मेरे को तो पढ़ाते पढ़ाते नींद आ जा रही है ना? बट क्या करें, करना पड़ेगा, है ना? अब हमारे आते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोई मुझे बताएगा? सेल्फ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये रेड वाला है ना। डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है? डबल मैम। गुड। माइटोकॉन्ड्रिया देखो ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है कुछ। यहाँ जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। वेरी गुड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, यानी कि दे आर एनवेलप्ड बाय टू मेम्ब्रेन। टू मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। क्या है? एनवेलप बाय टू मेम्ब्रेन। एक होती है हमारे आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है हमारे इनर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमारे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, स्पेस आउटर और इनर के बीच में, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो है, देख रहे हो आप, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है और अंदर वाले से ये अंदर की तरफ फोल्ड्स आ रहे हैं, इस फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टे, सॉरी, क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टे।
और ये जो Crystal. क्रिस्टे होता है ना, ये ऐसे करके, ये क्रिस्टे, इसी के अंदर ना आप अभी आगे जाके चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे प्रोटीन पंप प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F0। तो F1 जो है वो, उसका क्या फंक्शन होता है, F0 का क्या फंक्शन होता है, ये मिलके बेटा क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम एक पूरा साइकिल आएगा जिसको हम बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, ईटीसी है ना। तो वो, और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो कैसे पूरा एटीपी बनता है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो अंदर की तरफ, ये F1 F0 है, इसके थ्रू बहुत सारी पूरी चेन चलती है, और वो चेन चल के एटीपी बनाती है, और तभी इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है हाउस ऑफ एटीपी, हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। वेरी गुड, हाँ। वो क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए होता है, एक सेकेंड, एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए होता है क्योंकि ना यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है, जब मैं आपको ETS बताऊंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहां पे ऑक्सीजन भी एक जो है वो इनका प्रोडक्ट होता है जो यूज में आता है, तो इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। वो आपके पूरा डिटेल में आगे जाके आने वाला है। यहाँ पे काफी सारे प्रोटॉन्स भी यूज होते हैं, वो कैसे यूज होते हैं वो भी देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो कैसे होता है वो भी पूरा देखा जाएगा। तो ये पूरी चेन जो है ना वो आपको आगे देखने को मिलने वाली है इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। अभी कोई कुछ ओके पूछ रहा मैम। था, वो पूछो। मैम हमने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में इनर फोल्ड्स को मेसोसोम बोला था, और एक इसमें एक सेकंड, क्रिस्टे है, तो दोनों में सिस्टर्ना, डिफरेंस है। बेटा वो सिस्टर्ना था और इसको क्रिस्टे बोलते हैं, गुड, इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रिस्टा। देखो एक चीज और, कहाँ गए, ये है सिस्टर्ने और ये है क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टे जो इन फोल्डिंग्स है, दीज आर इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, है ना। वही दूसरी तरफ क्रिस्टर्ने, ये बेटा क्या थे, हमारे पैरेलली अरेंज स्टैक स्ट्रक्चर थे। ये जो ऐसे करके स्टैक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये देखो आपको ऐसे करके, कहाँ गए, ये रहे, ये ऐसे करके, ये अरेंजमेंट जो है, इस टाइप के अरेंजमेंट को ये पैरेलली अरेंज स्टॉक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमारा जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देगा तो उसको क्रिस्टा बोलते हैं और इसको सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैम, जैसे हमने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में पढ़े थे ना मेसोसोम्स, हाँ तो हाँ, वो भी इसी की तरह होते हैं। राइट राइट राइट, वो बैक्टीरिया में हम बात करेंगे। जिसे आपने क्वेश्चन पूछा, रुको यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ उसको। जैसे आपने बोला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हमने बोला था इनर लेयर, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, इसके अंदर ऐसे करके इन फोल्डिंग्स आ रहा है, वो है यस मीजोसोम, मैम। ये अंदर अंदर जा रहा है, इसको मीजोसोम्स बोलेंगे। तो बेटा ये बैक्टीरिया में जो ऐसे जा रहा है ना, ये मीजोसोम्स है, और ये मीजोसोम भी वही काम करते हैं जो ये काम करते हैं एटीपी बनाने का, मीजोसोम भी वहीं पे ऐसे हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट यस में हमारे मैम। क्या होता है, वहां पे हमारे बैक्टीरिया के अंदर हमारे ये चीज प्रेजेंट होगा, है ना, और समहाउ ये मीजोसोम्स के अंदर ये भी एटीपी बनाने में कहीं ना कहीं हमारे हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ये क्लियर है। यस यस मैम। मैम। अगर मैं बात करूं इसका डायामीटर कितना होगा, इसका डायामीटर अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो 0.221 माइक्रो, ठीक है, और अगर लेंथ की अगर मैं बात करना चाहूँ
तो 3 to 10 माइक्रोन, ठीक है, इतना इसका लेंथ होता है और इसका डायमीटर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, एटीपी बनाते हैं, और साथ ही ये ना हमारे इसके अंदर राइबोसोम, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, एक 70S होता है, एक 80S होता है ना। इसके अंदर हमारे आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर बस इतना ही, बस ये बस इतना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम। मैम। ठीक है, तो अगर राइबोसोम की कहानी में यहाँ पे बोली है, तो एक बार राइबोसोम को भी देख लेते हैं कि भैया ये राइबोसोम की क्या कहानी चल रही है ना। सबसे पहले ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर मतलब मिट्टी के जैसे वो पार्टिकल्स नहीं होते, ग्रेन्यूल्स जिसको बोलते हैं, खुदड़े खुदड़े से, तभी तो राइबोसोम जिसपे प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। और जिस रेटिकुलम पे ना राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं, उसको हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले जो राइबोसोम थे वो किसके अंदर देखे गए थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे गए थे बाय जॉर्ज पेलेट। किसने देखे थे? बाय जॉर्ज पेलेट इन 1953। समझ पड़ा बात? ठीक है, अब ये किससे मिलके बने होते हैं? ये हमारे मिलके बने होते हैं, आरएनए से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलके हमारे राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया, एटीएस राइबोसोम ये किस में होते हैं? यूकैरियोटिक में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। वहीं 70S राइबोसोम किस में होते हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक में होते हैं। यहाँ पे एस का क्या मतलब है? एस का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। हाँ, और उसका नाम है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? हम कोई भी चीज को डिनोट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका नाम है ना। यहाँ पे इसका नाम है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। समझ पड़ा बात? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होते क्या है? बेटा जैसे कोई भी यूनिट है, लेट्स से अभी आप जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, जैसे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, तो आपने उसको कांस्टेंट इक्वल्स टू लगाने के लिए आपने कांस्टेंट एक यूज करते हो। यस मैम। फिजिक्स में आया होगा ना अभी तक आपके, कि आपको कोई भी एक कांस्टेंट होता है उसको नाम दिया जाता है, फिर इस कांस्टेंट के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। यस मैम। तो यहाँ पे वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, कांस्टेंट वाला। पर ये एक्चुअल में थोड़ा और किसी को थोड़ा सा आइडिया कि और ये क्या करता होगा, वैसे जानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं, बट फिर भी डेंसिटी और उनकी साइज को। वेरी गुड। ये हमारी डेंसिटी को बताता है ना, कि उसकी डेंसिटी कैसी है, इसका साइज कैसा है, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। समझ पड़ा बात? यस मैम। तो बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की आपको बात है नहीं। हाँ हाँ, अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो चलो एक बार ना फिर इसको देख लो, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन, बाकी तो मुझे नहीं लगता इसके आगे तो देखो क्या है, एक मैं प्लास्टिड बताऊंगी, सीलिया फ्लैजिला बताऊंगी, और आपका खत्म हो जाएगा। बात ये है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ना बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्गी अपैरेटस, एक होता है लाइसोजाइम और एक होता है वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर हमने राइबोसोम की अगर बात की है, तो जो राइबोसोम है
वो अभी हमने देख लिया क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और इसके 2 सब यूनिट होते हैं, दो यूनिट 2 टाइप के होते हैं, 70 और 80, और दोनों के 2 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? फिर अगर मैं बात करूं गोल्गी अपैरेटस की, उसी के बगल में हमारे होता है गोल्गी अपैरेटस, जो इस तरीके से पैरेलली स्टैक्ड अरेंजमेंट में होता है। ठीक है, 2 फेस होते हैं, सिस और ट्रांस। ये क्या करते हैं, हमारे जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है उसको, एक सेकेंड, इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाते हैं और सिक्रेट करता है, रफ और स्मूथ लिपिड को बनाते हैं। वहीं हमारे जो गोल्गी अपैरेटस है वो जो लिपिड है उसको क्या करता है, पैक करते हैं और सिक्रेट करता है। वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था ना, अब उसको पैकिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपने देखा था लिपिड बना था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया था, हाँ के ना? तो अब यहाँ पे जो लिपिड बना है ना, इसको बेटा क्या करना है, पहले पैक करेंगे और फिर सिक्रेट करेंगे। तो यही काम गोल्गी अपैरेटस करता है कि भैया तूने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो बनाया है, उसको लिपिड जो बनाया है, वॉट एवर लिपिड, ग्लाइको लिपिड बोल लो, भले कोई सा भी बोल दो, अब उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे पहले, है ना, फॉर्म्स में अलग अलग, और उसको सिक्रेट करेंगे। फिर वही आते हैं लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स आर द, उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेली होते हैं सर्कुलर शेप के, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए। लेट से यहाँ पे हमारे प्रोटीन आया, अब प्रोटीन को असरदार करने के लिए बॉडी में मुझे उनको तोड़ना पड़ेगा पहले, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर में उनका डाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो वो कौन करवाएगा, हमारे लाइसोजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारा पूरा जो सेल है उसके अंदर बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे पूरा, लेट से बोल दो, वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जहां पे जाके इकट्ठा होता है ना। लेट से सबसे पहले ये जो माना जाता है प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये मैंने शायद आपको मेंशन भी किया था, देखो, हाँ, ये मैंने आपको मेंशन भी किया था। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज और बहुत बड़ा होता है, वहीं एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यस मैम। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको आई थिंक अभी क्लियर हुई होगी कि आखिर ये चारों मिलके इनका फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेट है। अभी समझ आया जो मैंने स्टार्टिंग में टर्म बोला था कि इनका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेट होके चलेगा, ये एक साथ काम करेंगे, कैसे अब एक साथ काम करेंगे, समझ पड़ रहा है आपको? यस चलो ठीक है बच्चा, तो आई थिंक ये वाला लेक्चर के लिए इतना था, बाकी तो हम नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या करूंगी, अटेंडेंस। गुड। अरे मुझे ये बताओ, लास्ट टेस्ट आप काफी सारे बच्चों ने नहीं दिया था ना? देख रही थी आज मैं सबके मार्क्स। मैम दिया था, हमने दिया था। पता है मेरे को, पता है मेरे को, कुछ ही बच्चों ने दिया था और कुछ बच्चों ने नहीं दिया था। और जहां तक मैं देख पा रही कि काफी बच्चे हैं जिन्होंने, मतलब एक सेकेंड, जैसे आप लोगों ने अपना स्कोर बताया था, मैं वहां पे स्कोर तो काफी कम देख रही थी आप लोगों का। नेक्स्ट कब है? क्या नेक्स्ट कब है? बेटा खुशी, आप क्या बोल रहे हो, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। मैम टेस्ट कब है? नेक्स्ट मैम संडे टेस्ट कब है? अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट कब है बेटा? इस संडे को तो नहीं होगा ना, शायद नेक्स्ट संडे को होगा। खुशी नहीं, शायद खुशी, हाँ, नेक्स्ट संडे को होगा। इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट संडे को होगा। ओके मैम। मैम है ना? ये क्या एक चीज की लिंक है? बेटा ये आपका उसका है अटेंडेंस का, इसको अभी भरना है आपको, ठीक है? ओके मैम।
ठीक है, तो ऐसे सब भरो और फिर क्लास लीव करते हैं। सब अपना लिंक से खोल लो और मैं क्लास लीव करती हूँ फिर, ठीक है।